हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी विल डिस्कस कि जो एमसीआरई पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली है रेडियोग्राफर के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए, उसका सिलेबस क्या है, पेपर कितने नंबर का आएगा, ठीक है, पेपर के अंदर कितने क्वेश्चंस कौन से पार्ट से आएंगे, कितने क्वेश्चंस कौन से पार्ट से आएंगे, ये सब हम आज डिस्कस कर लेंगे। एज यू ऑल नो, एम्स डिड नॉट प्रोवाइड अस डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है, ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बट आई विल टेल यू द डिटेल्ड सिलेबस कि भाई जो प्रोफेशनल वाला जो 80% वाला पार्ट है वो आपको उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और जो जीके वाला पार्ट है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये आपको पता होना चाहिए तैयारी के दौरान। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेंगे कि जो टोटल क्वेश्चंस है वो कितने रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने होंगे पेपर में? 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होंगे। और जिसमें से जो 80 क्वेश्चंस होंगे वो तो होंगे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के, और जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे नॉन टेक के। 20 क्वेश्चंस होंगे नॉन टेक के और 80 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल सब्जेक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि टोटल मार्क्स कितने रहे, कितने मार्क्स का पेपर होगा टोटल। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। तो कितने मार्क्स का हो जाएगा? 400 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 400 मार्क्स का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन के एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क का, ठीक है। और क्या पॉइंट रहेगा कि जो हर रॉन्ग आंसर, ईच रॉन्ग आंसर, मतलब बेसिकली हम बोल तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? ईच रॉन्ग आंसर कैरीज 1/4 नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी हमारी? 1/4, ठीक है। टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन के 4 नंबर, एक गलत आंसर के, ठीक है, मतलब रॉन्ग आंसर के 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। कितनी? 1/4, ठीक है। नेक्स्ट हम कौन सा पॉइंट देख लेते हैं? हमने देख लिया 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 टेक्निकल के, 20 नॉन टेक के। अब हम देख लेते हैं सिलेबस में जो 20 क्वेश्चन आएंगे नॉन टेक के वो कौन कौन से पार्ट से आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये पूरा करके हम पेपर पैटर्न देख लेंगे कि पैटर्न भी क्या रहेगा पेपर का, ठीक है। ये जो नॉन टेक के 20 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, नॉन टेक के जो 20 क्वेश्चंस आएंगे वो कौन से पार्ट से रहेंगे? जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन रहेंगे नॉन टेक के, जिसमें से ये जो 20 क्वेश्चन होंगे जनरल नॉलेज के, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इन तीन से होगा। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग और मैथ्स। एप्टीट्यूड जिसके अंदर रीजनिंग और मैथ्स आ जाती है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इन टॉपिक्स में से रहेंगे, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन है वो इन टॉपिक से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। या तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होगा, एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग और मैथ्स का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे कवर। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन जो वेटेज है दैट इज टेक्निकल पार्ट वाला, वो हम देख लेते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टेक्निकल पार्ट जिसके 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चंस जो होंगे टेक्निकल पार्ट की, ये हम देखते हैं 1 बाय 1 की क्या क्या कवर करना है इसके अंदर। आपको देखो
सबसे पहले तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी मतलब कि बोन्स, जॉइंट, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको कवर करने हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो गई ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, सेकंड आपको कौन सा पार्ट देखना है? सेकेंडली आप लोग देखोगे रेडियोग्राफिक एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स। रेडियोग्राफी एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक, इसके अंदर कौन सी हो जाएगी? ठीक है, रेडियोग्राफिक एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स में आपको मिल जाएगा कि जो नॉर्मली एक्सरे फिल्म क्या होती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, कैसेट्स क्या होती है, मतलब प्रॉपर्ली जो डार्क रूम का सिलेबस है वो आपको कवर करना है इसके अंदर। ठीक है, डार्क रूम का जो इमेज प्रोसेसिंग वाला है, और कैसेट्स, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है, इमेज क्वालिटी के जो सारे पॉइंट है, कॉन्ट्रास्ट, रिजोल्यूशन, लैटिट्यूड, शार्पनेस, ये सारे आपको कवर करने। ठीक है, थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा? क्लिनिकल रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग। इसके अंदर कौन से हो जाएंगे? रेडियोग्राफी के जो रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग वाले क्वेश्चन है, क्लिनिकल रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग, इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? जो रेडियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं, रेडियोग्राफी के कौन से कि जो जितने भी व्यूज हैं, लैटरल, जो बेसिक बेसिक आ जाता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, जो बेसिक टर्म्स है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, क्लिनिकल रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग, इसके अंदर पूरी रेडियोग्राफी आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेडिएशन फिजिक्स। थर्ड पॉइंट था, चौथा पॉइंट है अपना रेडिएशन फिजिक्स। अब क्या है भाई, सिलेबस में तो आपको पता ही है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, ध्यान नहीं रहता कि भाई कौन सा सब्जेक्ट, मान लो कि अब इतने सारे सब्जेक्ट है, बीआरटी करी हुई थी तो 3 साल के, डीआरटी करी हुई तो 2 साल के। ठीक है, तो अब ये क्या है कि इससे आपको सब्जेक्ट वाइज चल सकते हो आप। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक पे आपने सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कवर कर ली, उसके बाद आपने डार्क रूम पूरा क्लियर कर लिया, उसके बाद आपने जो रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी में जितने भी व्यूज वगैरह थे वो सब आपने देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप आ गए रेडिएशन फिजिक्स। रेडिएशन फिजिक्स में जो भी बेसिक फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स, रेक्टिफायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, और जो बेसिक फिजिक्स के पॉइंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी वाले, मैग्नेटिज्म वाले, वो सब आपने कवर कर लिया। एक्सरे प्रोडक्शन आपने कवर कर लिया, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर आपने कवर कर लिया। जब अगर मैं ये जो सब टॉपिक्स लिख रही हूँ, ठीक है, मतलब कि जो ऊपर नाम लिख रही हूँ टेक्निकल सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है, तो अब रेडिएशन फिजिक्स जब आप देखोगे, इसकी बुक देखोगे, तो आपको प्रॉपर इसके अंदर के सब जो और भी अंदर के सब टॉपिक्स है वो आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, रेडिएशन फिजिक्स हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग इक्विपमेंट्स। रेडियोलॉजी के जो इमेजिंग इक्विपमेंट्स और जो इमेजिंग मॉडलिटीज है वो सब आप देख लोगे। अब इमेजिंग मॉडलिटीज में आपको पता है कि भाई क्या क्या आ जाएगा, सिटी, एमआरआई, यूएसजी। ठीक है, सिटी, एमआरआई, यूएसजी। कन्वेंशनल आप डार्क रूम में पढ़ लोगे, फिर सीआरडीआर और पढ़ लेना इसमें। और कौन सा हो गया, पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन, ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लोगे। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस सीक्वेंसेस वो आप देख लोगे। और और जो भी ये जो रहेगी ना इमेजिंग इक्विपमेंट्स के अंदर, और भी जितने भी इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे कि डेक्सा हो गई, मैमोग्राफी हो गई, वो सब आप इसमें देख लोगे। ठीक है, सारी जो मशीन्स वगैरह है वो आप इस वाले टॉपिक में कवर कर लोगे, रेडियोलॉजी इमेजिंग इक्विपमेंट्स। फिर आप 6 टॉपिक की तरफ चलना। 6 टॉपिक में क्या हो जाएगी, जितनी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है। ठीक है, जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स कौन से हो जाएंगे?
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स में आ जाएंगे बेरियम के, मतलब जो जीआई स्टडीज है, जो यूरिनरी स्टडीज है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में बेरियम मील, स्वेलो एनेमा, बेरियम मील फॉलो थ्रू, स्मॉल बाउल एनेमा जिसको हम कहते हैं और दूसरा नाम, ठीक है। इसके अलावा यूरिनरी वाले में आ जाएगा, यूरिनरी स्टडी में आ जाएगा आपके आरजीयू, एमसीयू, आरजीयू, एमसीयू, आईवीपी, पीसीएन, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी। फिर आप देख लोगे हेपेटोबाइलरी सिस्टम वाले, और जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है, जैसे हो गई डेक्रोसिस्टोग्राफी, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए जो हम स्टडी करते हैं, साइलोग्राफी एक हो जाएगी, साइनोग्राफी। तो ये जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स है वो सारे इस टॉपिक्स में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप कौन सा देख लोगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन की प्रोटोकॉल्स, ठीक है। रेडिएशन प्रोटेक्शन के जो एक तो इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, इक्विपमेंट्स कौन से, लैड एप्रोन, ग्लव्स, इन सब के बारे में आपने डिस्कस कर लिया। प्रोटोकॉल्स कौन से हो गए भाई, मेथड्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, मेथड्स हो गए, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, प्रिंसिपल हो गए, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, डोज लिमिट, इन सब के बारे में आपने डिस्कस कर लिया। प्रेगनेंसी में कितनी डोज ऑफ रेडिएशन वो होनी चाहिए वो देख लिया। AERB ICRP की डोज लिमिट की चार्ट देख ली, ठीक है। ये सारा आप इसमें कवर कर लोगे, ठीक है। टोलरेंस डोज कौन से ऑर्गन की कितनी होनी चाहिए, ये सब इस वाले टॉपिक्स में आ जाएगी, रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन देख लेंगे, एट्थ। एट्थ में आप लोग देख लेना जनरल पैथोलॉजी, ठीक है। जनरल पैथोलॉजी में, जनरल पैथोलॉजी में कौन सी हो जाएगी भाई, अब जरूरी तो नहीं है कि वो बेसिक ही पूछे, जनरल पैथोलॉजी होती है फर्स्ट ईयर में, डीआरटी बीआरटी दोनों के फर्स्ट ईयर में है हमारे जनरल पैथोलॉजी, तो बिल्कुल ये भी पूछ सकता है ये। जनरल पैथोलॉजी में क्या आ गया कि जो जनरल डिजीजेज हैं, फीवर हो गया जिसको हम पायरेक्सिया बोलते हैं, नॉर्मल वो क्या टीबी वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है हमसे, और इसके अलावा ट्यूमर के बारे में हमसे पूछ सकता है, ट्यूमर क्या होता है। नेक्स्ट हमसे पूछ सकता है पैथोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूँ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड डिसऑर्डर पूछ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स पूछ सकता है, ठीक है। आई से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हमसे पूछ सकता है। तो जितने भी आप जब आप सिस्टम पढ़ोगे ना, ठीक है, एनाइन फिजियो के जब आप सिस्टम पढ़ोगे, यूरिनरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्किन, और इन सब के बारे में पढ़ोगे, तो इसी के डिसऑर्डर्स भी एक बार देख लेना, ठीक है। जब आप इसके डिसऑर्डर्स देख लोगे एक बार सुपरफिशियली, तो इतनी पैथोलॉजी इनफ होगी, ठीक है, क्योंकि बाकी की पैथोलॉजी हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट में है ना एक आपको अलग से लिखवाती हूँ, एडवांस्ड इमेजिंग मॉडलिटीज, ठीक है। एडवांस्ड इमेजिंग मॉडलिटीज, इसके अंदर क्या लिखना है आपको, इसके अंदर है ना, जैसे कि उसमें आपने सिटी पढ़ ली नॉर्मल मॉडलिटीज में, अब इसमें आप देखना सीबीसीटी क्या होती है, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। एमआरआई की जो लेटेस्ट मशीन है वो कौन सी हो गई, इसी के अंदर आप चाहो तो पैट स्पेक्ट वगैरह देख सकते हो, ठीक है। जो नॉर्मली एडवांस्ड इमेजिंग मॉडलिटीज है इसके अंदर आप बाकी के सारे पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक कैटेगराइजेशन हो जाएगी कि आपको एक ही टॉपिक में पूरी भीड़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके अंदर मान लो कि आपने मशीन्स पढ़ ली, जैसे मैमो, डेक्सा और डीएसए वगैरह ये सब पढ़ लिया, ठीक है। सिटी एक बार नॉर्मली पढ़ लिया, फिर आप यहाँ पे आए तो सिटी के भी जो फर्दर और आई हैं नए स्लाइसेस वाले वो देख लिया। इसके अंदर मान लो आपने सीक्वेंसेस देख ली, पैट स्पेक्ट, तो एक टॉपिक ये भी कर लेना है ना, एडवांस्ड इमेजिंग मॉडलिटीज, ठीक है। इसके अलावा जो एक हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसको हम लास्ट देख लेते हैं, ये हो जाएगा 10th वाला टॉपिक, QA एंड QC, ठीक है। क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये भी आपको देखना है, इससे भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है।
क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इससे क्या हो गया, जो पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको मैंने आपको 10 टॉपिक में बता दिया, ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर जब आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ोगे तो आप कुछ भी स्किप नहीं कर पाओगे। एनाफीजियो पढ़ा तो अब जितनी भी एनाफीजियो है सारी सिस्टम की वो कवर हो गई, ठीक है। रेडियोग्राफिक एंड इमेजिंग प्रोसेसिंग टेक्निक पढ़ा, पूरा डार्क रूम आपने कवर कर लिया, कैसेट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एक्सरे फिल्म इनके साथ। रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग में आपने पूरी पोजिशनिंग पढ़ ली, ठीक है। रेडिएशन फिजिक्स में पूरा जो फिजिक्स से कोरिलेटेड सिलेबस है वो पढ़ लिया। इमेजिंग इक्विपमेंट और मॉडलिटीज में आपने, ये बहुत सारी हो जाती है इकट्ठी होके, तो कुछ को आप एडवांस इमेजिंग में कैटेगराइज करके इस तरीके से हाफ हाफ करके पढ़ सकते हो। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स हो गया, रेडिएशन प्रोटेक्शंस में टॉपिक हो गए, जनरल पैथोलॉजी हो गई, एडवांस इमेजिंग मॉडलिटीज हो गई, और क्वालिटी का एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल हो गया। टेक्निकल सब्जेक्ट में इन सारे टॉपिक्स के भी आपने अगर पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया तो इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इससे इन 10 टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। नॉन टेक में मैंने बता दिया है क्या क्या पूछ लेगा, 20 क्वेश्चन के 80 का भी हमने देख लिया है। इस 10 टॉपिक को मान लो कि एक टॉपिक आपने 1 हफ्ते में पूरा कर लिया, दूसरा को 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोई इशू नहीं है। हो सकता है किसी की इमेजिंग मॉडलिटी पहले से बहुत अच्छी से हो रखी है पूरी, तो आप 3 दिन में उसके अब एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हैं। लास्ट में अब हम एक और चीज देख लेते हैं। सिलेबस हमने बहुत अच्छे से देख लिया। सबसे पहले हमने देख लिया कितने नंबर का पेपर आएगा, भाई टोटल नंबर कितने रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, एक क्वेश्चन के हमें कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। टोटल में से 20 क्वेश्चन किसके हैं और 80 क्वेश्चन किसके हैं, ठीक है। हमने पार्ट भी कैटेगराइज कर लिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो पेपर का पैटर्न है वो किस अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके अंदर क्या रहेगा, जो 90 क्वेश्चन, जो 90 मिनट्स का पेपर है ना, 90 मिनट्स का पेपर है जिसके अंदर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 90 मिनट्स का पेपर है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन्होंने 24 का दिया होगा उन्हें भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ईच सेक्शन, इसको इसने जो ये 90 मिनट्स हैं इसको इसने 5 सेक्शन में डिवाइड कर देगा, ए बी सी डी और ई, ठीक है। और हर एक सेक्शन कितने मिनट का होगा, 18 मिनट का, 18 मिनट का, 18 मिनट का और 18 मिनट का, ठीक है। 18 मिनट का होगा। अब टोटल हमारे मिनट्स को इस तरीके से इसने 5 सेक्शन में देगा, मतलब कि 18 मिनट के 5 सेक्शन हो गए, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन देगा, तो टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन है, 100, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है, ए बी सी डी और ई। पांचों सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चन देगा, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। सबसे पहले सेक्शन ए खुलेगा जो कि 18 मिनट का होगा। 20 क्वेश्चन आपको 18 मिनट में सॉल्व करने होंगे। जब आप ये कर लोगे तो जब टाइम पूरा खत्म हो जाएगा 18 मिनट, उसके बाद ये सेक्शन फिर से नहीं खुलेगा। ये पॉइंट सब याद रखना। ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसको मैं बाद में कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक बार ये सेक्शन पूरा टाइम कोलैप्स्ड हो गया तो उसके बाद आप उस सेक्शन को रीओपन नहीं कर सकते हो, ये चीज याद रखना। उसके बाद बी सेक्शन खुलेगा, उसके अंदर भी 18 मिनट मिलेंगे। 18 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे ही ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर सी खुलेगा, फिर डी, फिर ई और फिर पेपर खत्म, ठीक है। एक बार में 18 मिनट में आप उसी सेक्शन के सारे क्वेश्चन खोल सकते हो। अगर आपने ए सेक्शन का आपका टाइम निकल गया, उसके बाद आपको उस ए सेक्शन के 20 क्वेश्चन फिर से देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ अच्छे से देखना। आपको बेसिकली 18 मिनट में 20 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं। अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप उसको रिव्यू के 18 मिनट के बाद आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो इस वीडियो में
इस वीडियो में हमने देख लिया है कि टोटल कितना रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। आई होप कि वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपकी तैयारी में। थैंक यू सो मच। स्टिल अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकता है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, बिल्कुल धूमधाम से प्रिपरेशन करना शुरू कर देनी है, बिकॉज ओनली 1 मंथ इज रिमेनिंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच।